वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडोलॉजी के बारे में। जब हम इंडियन सोसाइटी उसका कल्चर को समझने की बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू यूज करके हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट के मदद से, यानी कि जो भी बुक्स लिखी हुई रिलीजियस टेक्स्ट, जो भी राइटर्स है, स्कॉलर्स है, उन्होंने इंडिया के ऊपर जो भी राइटिंग्स लिखी है वो सारी चीज़ें एनालाइज करके हम इंडियन सोसाइटी उसके कल्चर को समझ सकते हैं। या फिर हम फील्ड रिसर्च के जरिए जो भी आज के टाइम पर घटनाएं घट रही है, जो भी इंडियन कल्चर आज चल रही है, वो सारी चीज़ें एनालाइज करके भी समझ सकते हैं। तो आज के क्लास में हम फोकस करेंगे इंडोलॉजी के ऊपर। इंडोलॉजी यानी कि एंशिएंट टेक्स्ट्स में किस तरीके का चीज़ें लिखी हुई है उनको एनालाइज करके जब इंडियन सोसाइटी और उसका कल्चर को समझा जाता है तब इसको कहा जाता है इंडोलॉजी। जब हम इंडिया को समझने की बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग डिस्कोर्सेस हैं जिसके मदद से हम इंडियन सोसाइटी और उसके कल्चर को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डिस्कोर्स यानी कि संलाप या फिर बातचीत, यहाँ पर जो लोग हैं, जो स्कॉलर है, वो अलग अलग तरीके से इंडियन सोसाइटी को एनालाइज करते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड पे लोगों का सोच अलग था, लिखावट भी अलग थी। यहाँ पर जो मेजर डिस्कोर्सेस है उनमें हम देखते हैं इंडोलॉजिकल डिस्कोर्स, कॉलोनियल डिस्कोर्स, नेशनलिस्ट डिस्कोर्स और सबऑल्टर क्रिटिक। यहाँ पर जो इंडोलॉजिकल डिस्कोर्स या फिर जिसको हम इंडोलॉजी बोलते हैं, इंडोलॉजी में मेनली फोकस किया जाता है इंडियन सोसाइटी और उसके कल्चर को एनालाइज करने की तरफ। और जो भी एनालाइज किया जाएगा वो बेसिकली टेक्स्ट के बेसिस पर होगा। टेक्स्ट बुक्स में एंशिएंट जो टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट है, उन सारे चीज़ों में किस तरीके से इंडियन कल्चर को दर्शाया गया है वो सारे चीज़ों को एनालाइज किया जाता है इस इंडोलॉजिकल डिस्कोर्स में। फिर हम देखते हैं कॉलोनियल डिस्कोर्स। कॉलोनियल डिस्कोर्स यानी कि कॉलोनियल पीरियड पे किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज किया जाता था। अब कॉलोनियल टाइम पे तीन तरीके के लोग थे जो इंडिया को अलग अलग तरीके से देखते थे: ओरिएंटलिस्ट, मिशनरी और एडमिनिस्ट्रेटर्स। ओरिएंटलिस्ट वो सारे लोग हैं जो इंडियन टेक्स्ट को डायरेक्टली एनालाइज करते थे। वो लोग बेसिकली ओवर ग्लोरीफाई करते थे इंडियन कल्चर को कि इंडियन कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, इस तरीके का सोच रखते थे ओरिएंटलिस्ट। फिर है मिशनरी जो बेसिकली रिलीजियन को, जो क्रिश्चियनिटी है, उसको स्प्रेड करने के लिए आ रहे थे यहाँ पर इंडिया में। उनका मानना था कि इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही खराब कल्चर है, यहाँ पर बहुत सारे बुरी चीज़ें हैं जिसको क्रिश्चियनिटी ही बदल सकती है और क्रिश्चियनिटी के जरिए ही इंडियन कल्चर में हम परिवर्तन ला सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स भी है जो अपने फ़ायदे के लिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए, यहाँ पर शासन करने के लिए वो लोग इंडिया को अलग तरीके से देख रहे थे। अब फिर जो डिस्कोर्स है वो है नेशनलिस्ट डिस्कोर्स, यानी कि जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे वो किस तरीके से इंडिया को देखते थे। वहाँ पर भी अलग अलग टाइम पीरियड पर इंडिया को देखने का नज़रिया, इंडिया का जो भी सिनेरियो है उसको देखने का नज़रिया बदलता रहता है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं नेशनलिस्ट डिस्कोर्स में। फिर है सबऑल्टर क्रिटिक। सबऑल्टर पर्सपेक्टिव एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जहां पर बॉटम अप अप्रोच का यूज किया जाता है, यानी कि समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं वो समाज को किस तरीके से देखते हैं, उनको किस तरीके का प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, खासकर जो दलित है उनको क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो आज का हम मेनली डिस्कस करेंगे इंडोलॉजी, यानी कि जो इंडोलॉजिकल डिस्कोर्स है उसके बारे में। अब इंडोलॉजी क्या होता है, इसको अगर हम एकदम सिंपली समझे, इंडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। जब हम इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर को पढ़ेंगे तब इसको कहा जाएगा इंडोलॉजी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर जो भी पढ़ा जाएगा वो सिर्फ हम टेक्स्ट के बेसिस पे, टेक्स्ट में जो भी चीज़ें लिखी हुई है एंशिएंट बुक्स में, एंशिएंट स्कॉलर्स जिन्होंने भी इंडिया को एनालाइज किया है उनके राइटिंग्स में किस तरीके का चीज़ें लिखी हुई है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। खासकर जो ट्रेवलर्स है,
ट्रेवलर्स के अकाउंट जो भी इंडिया में आए थे घूमने के लिए, वो लोग किस तरीके का चीज़ें इंडिया के बारे में लिखते हैं, फिर रिलीजियस लिटरेचर, फिर स्क्रिप्चर, ये सारे जो बुक्स है जिसमें लिखा हुआ है इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में, इसको एनालाइज करने की बातें यहाँ पर की जाती है। ये जो लिखावटें हैं संस्कृत, पार्शियन, अरबिक लैंग्वेजेस में है। यहाँ पर खासकर संस्कृत जो लैंग्वेज है इसके ऊपर इंडोलॉजिस्ट फोकस करते हैं, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है इसके द्वारा ही ज़्यादातर हिंदू चीज़ों को लिखा गया है। हिंदू जो रिलीजन है ये इंडिया में मेजॉरिटी है और यहाँ पर ज़्यादातर आपको हिंदूज के कल्चर ही दिखाई देंगे। इस वजह से इंडिया को जब भी हम पढ़ते हैं ज़्यादातर फोकस करते हैं हिंदूज के ऊपर, हिंदू का कल्चर क्या है, उनमें किस तरीके का बदलाव आया है, ये सारे चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। बाकी जो रिलीजियन है वो भी इंडिया में है, लेकिन वो लोग बेसिकली माइनॉरिटीज़ है, जिसके वजह से हम ज़्यादातर फोकस, आप जब भी बुक्स पढ़ोगे वहाँ पर इंडियन कल्चर यानी कि हिंदू कल्चर को दर्शाया जाता है और उसको ही पढ़ा जाता है। अब ये जो इंडोलॉजी है ये बेसिकली एक टेक्सचुअल व्यू है या फिर टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव है, जहां पर टेक्स्ट को ही एनालाइज करने की बातें की जाती है, किस तरीके से टेक्स्ट बुक्स में लिखी हुई है। अब ये जो इंडोलॉजिस्ट है वो बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री, एपिक्स, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स और एंड टेक्स्ट, ये सारे चीज़ों को एनालाइज करते हैं। यानी कि जो भी बुक्स में लिखी हुई है, खासकर जो टेक्स्ट बुक है जैसे वेद, पुराण, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, ये सारे बुक्स में किस तरीके का कल्चर के बारे में बात की गई है, वहाँ पर किस तरीके का सिचुएशन था, इंडियन कल्चर में क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, उसको वो लोग एनालाइज करते हैं और इंडियन सोसाइटी को, इंडियन कल्चर को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो भी इंडोलॉजिस्ट होते हैं उनका कुछ बेसिक एजम्पशंस होते हैं, यानी कि इंडिया किस तरीके का है, इंडिया में कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हमें देखने को मिलती है। इंडोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका पहला जो एजम्पशन है वो सोचते हैं कि इंडिया का एक ग्लोरियस पास्ट है। ग्लोरियस पास्ट यानी कि बहुत ही एक खूबसूरत एक अतीत है जहां पर सब कुछ, ज़्यादातर चीज़ें सही थी, जो भी सिस्टम चल रही थी वो एक अच्छे तरीके से रन कर रही थी। अब ये जो ग्लोरियस पास्ट है इसको समझने के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी होगी। यहाँ पर जो सेक्रेट बुक्स है, सेक्रेट बुक्स के ऊपर वो लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं। जो भी सेक्रेट बुक्स है वहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई है एंशियंट टाइम में, जो लिखावट उस टाइम पर हमें देखते हैं उसके ऊपर ज़्यादातर फोकस की जाती है। अगर हमें इंडियन फिलोसॉफी और इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन को समझना है तो एंशियंट टेक्स्ट्स को हमें पढ़ना होगा और उस पे ही हम अच्छी तरीके से इंडियन कल्चर को समझ सकते हैं। अब ये जो इंडोलॉजिस्ट होते हैं उनके हिसाब से जो एंशियंट बुक्स है वो ही हमें रियल इंडिया के बारे में बताते हैं। रियल जो आइडियाज़ है इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी के, ये सारे चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं एंशियंट बुक्स। उन बुक में ही हमें सारे चीज़ें पता चलती है और फ्यूचर में किस तरीके से चीज़ें, घटनाएं घटने वाली है, फ्यूचर में किस तरीके का डेवलपमेंट होने वाली है, वो सारे चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया जाता है ये एंशियंट बुक्स में। अब यहाँ पर इंडोलॉजिस्ट का मानना है कि कुछ इंस्टीट्यूशन का सेटअप करना ज़रूरी है। वो लोग इंस्टीट्यूशन का सेटअप के लिए एनकरेज करते हैं, यानी कि जो भी एंशियंट इंडियन टेक्स्ट्स है उनको पढ़ना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो संस्कृत और पार्शियन लिटरेचर और पोएट्री है इसके ऊपर वो लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। खासकर जो संस्कृत है इसको पढ़ने पर वो लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि संस्कृत में ही ज़्यादातर बुक्स लिखी गई है पुराने टाइम पर, और वहाँ पर ही इंडियन सोसाइटी किस तरीके से चल रही है, किस तरीके का सही काम हो रहा है, उस वहाँ पर वो सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। अब देखते हैं मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द इंडोलॉजिकल स्कूल। इंडोलॉजिस्ट बहुत सारे अलग अलग तरीके का है, हम अलग टाइम पीरियड पर डिफरेंट तरीके का इंडोलॉजिस्ट्स देखते हैं। अब इंडिया की जब हम राइटिंग की बात करते हैं, जो भी पुराने ट्रेवलर्स थे वो भी इंडिया के बारे में लिखते हैं, जैसे मेगास्थनीज, अल बिरूनी, ये सारे लोग इंडियन कल्चर के ऊपर फोकस करते हैं।
मेगास्थनीज ने ज़्यादातर फोकस किया था कि इंडिया में उस टाइम पीरियड पर फील्ड पे क्या चल रहा है, वहाँ पर ओरिजिनली क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। आल बिरूनी फोकस करते हैं संस्कृत बुक्स में किस तरीके का कल्चर वर्ण सिस्टम के बारे में बात की गई है उसके ऊपर। अब ये जो स्कॉलर्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलर्स है जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है। अब वो सारे जो बुक्स है वो भी एक रिच सोर्स है इंडियन सोसाइटी और उसके कल्चर को समझने के लिए। अब ये जो सारे बुक्स है, पुराने स्कॉलर्स के राइटिंग, जो भी ट्रेवलर्स है उनके राइटिंग्स, फिर एंशियंट टेक्स्ट, ये सारे चीज़ों को जब एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करके जब इंडियन सोसाइटी को इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाती है, तब इसको हम कहते हैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर कुछ ओरिएंटलिस्ट्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, जैसे विलियम जोन्स, हेनरी मेन, मैक्स मुलर। ये सारे जो स्कॉलर्स हैं वो इंडोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानते थे, इंडियन टेक्स्ट को एनालाइज करके इंडियन सोसाइटी को इंटरप्रेट करते थे। फिर हम देखते हैं बहुत सारे इंडियन भी आते हैं, खासकर जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट्स हैं वो लोग भी आते हैं जो इंडोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू यूज करके इंडियन टेक्स्ट को एनालाइज करके सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। इनमें बहुत सारा नाम हमें देखने को मिलेगा, B.N. शील, B.K. सरकार, G.S. घुरे, राधाकमल मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, इरावती कार्वे, K.M. कपाड़िया, लुई दोमो। ये जो सारे स्कॉलर्स है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, वो भी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमारे सोसाइटी को समझते हैं, इंडियन टेक्स्ट को एनालाइज करके इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर जो भी मैंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का नाम लिया है सारे इंडोलॉजिस्ट नहीं है, किसी का कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं कोई और किसी एक पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सारे जो राइटर्स है, सोशियोलॉजिस्ट है, इन्होंने इंडियन टेक्स्ट को एनालाइज किया था, एनालाइज कर सोसाइटी को इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है G.S. घुरे, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कहते हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न एंड इंडोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि G.S. घुरे ही पहले वो स्कॉलर है जिन्होंने ज़्यादातर अपनी राइटिंग्स लिखी थी और एंशिएंट टेक्स्ट को एनालाइज करके उनका राइटिंग्स था। इस वजह से उनको बहुत बार आर्म चेयर सोशियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। फिर हम इरावती कार्वे का नाम भी देखते हैं, जो हमारे इंडिया के पहली फीमेल सोशियोलॉजिस्ट थी। उन्होंने भी ज़्यादातर फोकस किया था संस्कृत टेक्स्ट के ऊपर ही, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है उनको उन्होंने एनालाइज किया था। ये जो सारे स्कॉलर्स हैं इनके बारे में ऑलरेडी मैंने पहले ही डिटेल क्लास करा के रखी है। अगर आप लोगों को लगता है कि इनके बारे में जानना है तो आप लोग वो सारे डिटेल क्लास देख सकते हो। अब देखते हैं क्रिटिक ऑफ इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इसको हमें अच्छी तरीके से समझने के लिए कि ये बेसिक मेनली क्या कह रहा है और इसका क्या प्रॉब्लम्स है, लोग इसको किस वजह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। अब जब हम क्रिटिक की बात करते हैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को, बहुत सारे ग्राउंड में इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया गया है। अब इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या फिर इंडोलॉजी जो है वो मेनली इंपॉर्टेंस देता है टेक्स्ट के ऊपर, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है उसके ऊपर ज़्यादातर फोकस करता है। जो भी नॉलेज वो सारे बुक्स में लिखी गई है उसके हिसाब से ही इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर को देखने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो भी मेनली उस टाइम पीरियड पर इंडियन सोसाइटी में घटनाएं घट रही है, यानी कि वो लोग जब बुक्स लिख रहे थे उस टाइम पीरियड पर क्या घटनाएं चल रही है, सोसाइटी में किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन या फिर इनइक्वालिटी, डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, ये सारे चीज़ों के ऊपर वो लोग फोकस नहीं करते थे। वो लोग सिर्फ फोकस करते हैं कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, रियलिटी में हमारी सोसाइटी में क्या घटनाएं घट रही है, किस तरीके का कास्ट सिस्टम, किस तरीके का इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिल रही है, उसके ऊपर वो लोग फोकस नहीं कर रहे थे। इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और यहाँ पर जो भी मेटेरियल कल्चर है उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया जाता है। सिर्फ स्पिरिचुअली जो भी चीज़ें बुक में लिखी हुई है उसको ही सही मानकर इंडियन सोसाइटी को इंटरप्रेट किया जा रहा था। अब इसके रिगार्डिंग हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं।
एक है जहां पर ब्राह्मण्स जो होते हैं उनके इर्द गिर्द हमारा इंडियन सोशियोलॉजी घूम रहा था, क्योंकि ब्राह्मण्स को ही हमेशा ऊपर का दर्जा दिया जा रहा था और वहां पर जो ब्राह्मण्स थे वो ही मेनली फोकस में थे, उनका स्टेटस सबसे डोमिनेंट था और इसके हिसाब से इंडोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है वहां पर ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा ओवर एम्फसाइज किया गया था और इंडियन सोसाइटी को उनके नजरिए से देखने की कोशिश की गई थी, क्योंकि बुक्स में उनके नजरिए से ही इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ था। फिर हम सेकंड जो पॉइंट हम देखते हैं वो है एक फिक्स्ड व्यू हमें देखने को मिलता है। इंडियन सोसाइटी में जो बदलाव आ रही है या फिर उस टाइम पर जो भी चेंजेस चल रही थी, रीजनल जो वेरिएशंस, एक रीजन और दूसरा रीजन सेम नहीं है, जैसे दिल्ली और केरला ये दोनों जगह सेम नहीं है, इस तरीके का वेरिएशन को कंसिडर ही नहीं किया गया था इंडोलॉजिस्ट के द्वारा। उनके हिसाब से पूरे इंडिया सेम है, पूरा जो हिंदू सोसाइटी है वो सेम है और वो एक ही जैसे फंक्शन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओरिजिनली हम रीजनल वेरिएशंस देखते हैं, हिस्टोरिकल चेंजेस ओवर टाइम होते रहते हैं, इस वजह से इंडियन सोसाइटी फिक्स्ड नहीं है, लेकिन इंडोलॉजिस्ट इसको फिक्स्ड मानते हैं, इस वजह से भी इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये जो सारे टॉपिक है इंडोलॉजी के रिलेटेड, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में ये आप लोगों को पता चल चुका है और इससे आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। आज का जो हमारा क्लास था ये बेसिकली इंडोलॉजिकल डिस्कोर्स पे था। अब इंडियन सोसाइटी को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे और भी टॉपिक है जो हमें डिटेल में कवर करना होगा। खास करके जो पहली बार सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो भी बीए के स्टूडेंट्स हैं, वो लोगों के लिए ये जो टॉपिक्स है, खासकर इंडियन सोसाइटी के जो भी टॉपिक्स है, कास्ट, ट्राइब, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजियन, सोसाइटी, रेस, एथनिसिटी, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इसको स्किप मत करना। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जितना हो सके क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्लासेस की ज़रूरत है या फिर कोई भी टॉपिक आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। मैं आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।